नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 शेड्यूल पढ़ा हूँ, जो कि आपका ये वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका तुगलक वंश, जो कि 1320 से लेके 1400 तक था। इस वंश का शासनकाल सबसे लंबा चला था, ठीक है, लगभग आपका 90 साल। तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने की थी। दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में अंतिम तुगलक वंश था। तो दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में अंतिम तुगलक वंश था, ठीक है। आगे पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जिसका शासनकाल 1320 से लेकर 1325 तक था। तो गयासुद्दीन तुगलक यह तुगलक वंश का संस्थापक था, जिसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। मंगोलों को पराजित करने के कारण वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यह तुगलक वंश का संस्थापक था, जिसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। मंगोलों को पराजित करने के कारण वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने सिंचाई के साधनों, विशेषकर नहरों का निर्माण करवाया तथा अकाल संहिता का निर्माण करवाया, ठीक है। सल्तनत काल में नहर बनाने वाला यह प्रथम शासक था। 1325 ईस्वी में तिरहुत की विजय के पश्चात दिल्ली लौटते समय मार्ग पर तुगलकाबाद के निकट अफगानपुर में ही सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो 1325 ईस्वी में तिरहुत की विजय के पश्चात दिल्ली लौटते समय मार्ग पर तुगलकाबाद के निकट अफगानपुर में ही सुल्तान की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक का अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उपाधि जौना खान मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उपाधि जौना खान मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में स्वर्ण जड़ित ईंटों से एक महल बनवाया था तथा उसके अंदर एक मुंड जो है बनवाकर उसे सोने से भर दिया था। तो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में स्वर्ण जड़ित ईंटों से एक महल बनवाया था तथा उसके अंदर एक कुंड बनवाकर उसे सोने से भर दिया था। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत को 3 सुयोग्य सुल्तान दिए। गयासुद्दीन तुगलक, उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक और भतीजा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत को 3 सुयोग्य सुल्तान दिए। गयासुद्दीन तुगलक, उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 और भतीजा फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक। ये आपका तुगलक वंश का मैप है। तो सबसे पहले देखिए गयासुद्दीन तुगलक बना, जिसका नाम था गाजी मलिक। उसके बाद दूसरा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम था जूना खान। तीसरा आपका है फिरोज शाह तुगलक, जो कि मलिक रजब भट्टी राजकुमारी के साथ विवाह इसका हुआ था, मलिक रजब का, और इसी का पुत्र था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो मलिक रजब का पुत्र था कौन? फिरोज शाह तुगलक। और मलिक रजब ने भट्टी राजकुमारी के साथ विवाह किया था। उसके बाद चौथे नंबर पर आपका जो राजा आएगा उसका नाम है फतेह खां का बेटा गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, ठीक है। तो गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय आपका राजा बना चौथे नंबर का, जो कि फतेह खां का बेटा था। और फतेह खां जो है फिरोज शाह तुगलक का बेटा था, या कुछ और भी इसका जो है संबंध हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर मैप के हिसाब से फतेह खां जो है फिरोज शाह तुगलक का बेटा है और फतेह खां का बेटा जो है गियासुद्दीन तुगलक चौथे नंबर का राजा बना, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, ठीक है। पांचवें नंबर पर बना आपका जफर खां का बेटा अबू बकर बना आपका राजा, ठीक है, जो कि फिरोज शाह तुगलक का ही जो है पोता था। उसका छठे नंबर पर बना आपका नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो ये आपका जो है बेटा था फिरोज शाह तुगलक का। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह छठे नंबर का। सातवें नंबर का अलाउद्दीन सिकंदर शाह। तो सातवें नंबर अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम। आठवें नंबर का नुसरत शाह फिरोजाबाद का ही राजा था, स्वतंत्र शासक। और नौवें नंबर का आपका महमूद शाह दिल्ली का ये स्वतंत्र शासक था, ठीक है। तो फतेह खां का 2 बेटा था, एक था गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, एक आपका नुसरत शाह जो कि आपका फिरोजाबाद का स्वतंत्र शासक था। और नासिरुद्दीन
मोहम्मद शाह का जो बेटा था उसका नाम था अलाउद्दीन सिकंदर शाह और महमूद शाह दिल्ली, ठीक है, जो कि दिल्ली का शासक था, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा आपका। तो तुगलक वंश, तो गयासुद्दीन तुगलक, काजी मलिक, मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खान, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, मलिक रजब का पुत्र, भट्टी राजकुमार के साथ विवाह, फतेह खान, जफर खान, नासरुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है। अब आपका है गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नुसरत शाह फिरोजाबाद और महमूद शाह दिल्ली, ठीक है। तुगलक वंश के शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक था। इस काल में उत्तरी अफ्रीका मोरक्को का एक अरब यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यहाँ के निवासियों के जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। मोहम्मद उच्च आदर्शों पर विश्वास करने वाला शासक था। तो इस काल में उत्तरी अफ्रीका मोरक्को का एक अरब यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यहाँ के निवासियों के जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। मोहम्मद उच्च आदर्शों पर विश्वास करने वाला शासक था। मोहम्मद तुगलक ने अपने शासनकाल में निरंतर चलने वाले विद्रोह से हताश होकर कहा, मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता। वैद्य सर दर्द ठीक करता है तो बुखार हो जाता है, और अगर बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और ही हो जाता है। तो मोहम्मद तुगलक ने अपने शासनकाल में निरंतर चलने वाले विद्रोह से हताश होकर कहा, मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता है। वैद्य सर दर्द ठीक करता है तो बुखार हो जाता है, और अगर बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और ही हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने धार्मिक और न्यायिक मामलों से उलेमा का वर्चस्व समाप्त कर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने धार्मिक और न्यायिक मामलों से जो उलेमा का वर्चस्व समाप्त कर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी। उसके इस कार्य से उलेमा वर्ग कट्टर दुश्मन बन गए, यद्यपि मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमा का प्रभाव समाप्त कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने धार्मिक एवं न्यायिक मामलों से उलेमा का वर्चस्व समाप्त कर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी, और उसके इस कार्य से उलेमा वर्ग कट्टर दुश्मन बन गए, यद्यपि मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमा का प्रभाव समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसने जैन विद्वान जिन प्रभासूरी व राजशेखर को अपने दरबार में स्वागत किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। इसके काल में अंतिम मंगोल आक्रमण तरमासीरीन 1326 से लेकर 1327 के नेतृत्व में हुआ था। इसके काल में अंतिम मंगोल आक्रमण तरमासीन के नेतृत्व में हुआ था। तरमासीरीन के नेतृत्व में मंगोल सिंध तक आ गए तथा उनका एक दल दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर मेरठ तक पहुंच गया, और झेलम के निकट एक लड़ाई में मोहम्मद बिन तुगलक ने न केवल मंगोलों को परास्त कर दिया बल्कि कलानौर पर भी अधिकार कर लिया, और कुछ समय तक उसका वर्चस्व सिंध के पार पेशावर तक स्थापित हो गया। तो तरमासीरीन के नेतृत्व में मंगोल सिंध तक आ गए तथा उनका एक दल दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर मेरठ तक पहुंच गया। झेलम के निकट एक लड़ाई में मोहम्मद बिन तुगलक ने न केवल मंगोलों को परास्त कर दिया बल्कि कलानौर पर भी अधिकार कर लिया, और कुछ समय तक उसका वर्चस्व सिंध के पार पेशावर तक स्थापित हो गया। मोहम्मद तुगलक के पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के मुख्य त्योहार होली में भाग लिया था। तो मोहम्मद तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के मुख्य त्योहार होली में भाग लिया था। उसने तर्क पर आधारित सिद्धांतों पर शासन चलाने का प्रयत्न किया। उसके बहुत से विचार बड़े ही बुद्धिमत्तापूर्ण और विवेकपूर्ण थे, परंतु उसने उनको सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। उसने तर्क पर आधारित सिद्धांतों पर शासन चलाने का प्रयत्न किया। उसके बहुत से विचार बड़े ही बुद्धिमत्तापूर्ण और विवेकपूर्ण थे, परंतु उसने सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। नेक्स्ट पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 को एक
ऐसे शासक के रूप में सबसे अधिक याद किया जाता है जिसने कई साहसपूर्ण प्रयोग किए। उसने धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया तथा वह बहुत ही विवेचनात्मक, बुद्धि व खुले विचार वाला व्यक्ति था। सबसे पहला इसने काम किया राजधानी परिवर्तन 1327 में। तो मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे विवादास्पद कदम राजधानी का दिल्ली से देवागिरी को स्थानांतरण करना था और सुल्तान देवागिरी को द्वितीय राजधानी बनाना चाहता था ताकि वह दक्षिण भारत के पर बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सके। उसने देवागिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक एक सड़क का निर्माण करवाया जिस पर यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह सराय बनवाई गई थी, परंतु दिल्ली से दौलताबाद की दूरी 1500 किलोमीटर से भी अधिक थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक एक सड़क का निर्माण करवाया जिस पर यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह सराय बनवाई गई थी, परंतु दिल्ली से दौलताबाद की दूरी 1500 किलोमीटर से भी अधिक थी। प्रतीक मुद्रा प्रतीक मुद्रा का चलन 1329 से लेकर 1330 के बीच में किया। मोहम्मद बिन तुगलक की अगली महत्वपूर्ण पहल प्रतीक मुद्रा का प्रचलन आरंभ करना था और 14वीं सदी में विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। ठीक है, इस प्रयोग से पूर्व चीन का कुबलाई खां प्रतीक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक कर चुका था। सन 1294 में कातू नामक एक ईरानी शासक ने अपने देश में कागजी मुद्रा चांद प्रचलित करने की कोशिश की। तो प्रतीक मुद्रा का प्रयोग से पूर्व चीन का कुबलाई खां प्रतीक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक कर चुका था। सन 1294 में कातू नामक एक ईरानी शासक ने अपने देश में कागजी मुद्रा चांद प्रचलित करने की कोशिश की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे का सिक्का चलाने का निर्णय किया जिसका मूल्य चांदी के टके के बराबर था। लोगों ने स्वयं ही जाली मुद्रा ढालना प्रारंभ कर दिया। अंत में मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा वापस लेने का फैसला किया। उसने कांसे के सिक्कों के बदले चांदी के सिक्के देने का वचन किया। खुरासन योजना क्या था? तो यह अभियान हिमालयी क्षेत्र में कुमायूं के पहाड़ी प्रदेशों में आरंभ किया गया था और कहा जाता है कि इसका उद्देश्य चीनियों की बढ़त को रोकना था। तो यह अभियान हिमालयी क्षेत्र में कुमायूं के पहाड़ी प्रदेशों में आरंभ किया गया था और कहा जाता है कि इसका उद्देश्य चीनियों की बढ़त को रोकना था। दिल्ली की सेना कठिनाई भरे प्रदेशों में बहुत दूर तक आगे बढ़ गई तथा वहां विपत्ति में फंस गई। कराची अभियान में कहा जाता है कि 10,000 की सेना में केवल 10 लोग वापस लौटे और मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा पहाड़ियों पर भी आक्रमण किया था। कृषि सुधार, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए। उनमें से अधिकांश सुधार दोआब के क्षेत्र में लागू किए गए। इस योजना के दौरान अकाल का 6 साल तक एक लंबा दौर चला जिसने प्रदेश को नष्ट कर दिया। पशुओं और बीजों के लिए तथा कुएं खोदने के लिए ऋण सुलभ करा कर राहत देने का प्रयास किया गया, लेकिन इस समय तक दिल्ली में इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी थी कि वातावरण दूषित हो गया। सुल्तान दिल्ली छोड़कर 100 मील दूर गंगा के किनारे स्वर्गद्वारी नामक शिविर में चला गया। लगभग 2.5 वर्षों तक वहीं रहा। उसने दोआब में कृषि के विस्तार और सुधार के लिए एक योजना आरंभ की। उसने दीवान अमीर कोही नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की। कृषि क्षेत्रों के विकास प्रखंडों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, कृषि क्षेत्रों को विकास प्रखंडों में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक प्रखंड को एक अधिकारी के अधीन रखा गया जिसका काम किसानों को ऋण देकर कृषि का विस्तार करना था तथा उन्हें बेहतर फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना था, जैसे जौ के स्थान पर गेहूं, गेहूं के स्थान पर गन्ना और गन्ने की जगह अंगूर और खजूर की खेती करवाना। यह योजना विफल हो गई जिसका कारण इसे कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों का अनुभवहीनता और भ्रष्टाचार था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के चरमोत्कर्ष का काल था, वही उससे विघटन की प्रक्रिया के आरंभ का दौर भी साबित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का पतन और विघटन। ठीक है, तो देखते हैं, एक मिनट। तो
आपका जो है दिल्ली सल्तनत का पतन और विघटन कैसे हुआ, उसको पढ़ते इसी में। इसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, इस वीडियो को। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के उत्तरार्ध में साम्राज्य के विभिन्न भागों में लगातार विद्रोह हुए। साम्राज्य के विभिन्न भागों जैसे बंगाल, मावर, तमिलनाडु, वारंगल, काम्पिली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, अवध, गुजरात और सिंध में एक के बाद एक विद्रोह का सिलसिला जारी रहा। सुल्तान के दक्षिण भारत से लौटते ही वहां हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हो गया। अमीरों ने दौलताबाद के निकट एक छोटा सा राज्य कायम कर लिया, जिसके विस्तार ने बहमनी साम्राज्य का रूप ले लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अवध, गुजरात और सिंध के विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। सिंध में ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद दिल्ली का गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक असीन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा चैप्टर आज का यहीं पर समाप्त होगा। कल हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, तो आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।